द सॉलिटरी रिपर। चलिए आज हम याद करते हैं महान रोमांटिक कवि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को, उनके पोएट्री द सॉलिटरी रिपर के हवाले से। विलियम वर्ड्सवर्थ सन 1770 ईस्वी में पैदा हुए थे। वह इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट के कोकरमाउथ नामक स्थान पर पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 ईस्वी को। विलियम वर्ड्सवर्थ के पिताजी का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था और उनकी माताजी का नाम एन कॉक्सन वर्ड्सवर्थ। एन कॉक्सन वर्ड्सवर्थ अपने पिता विलियम कॉक्सन की एक लौती बेटी थी और उनके पिता विलियम कॉक्सन मिल्क प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े व्यापारी थे। यह पेनेरिथ जो इंग्लैंड में ही एक स्थान है, वहीं के रहने वाले थे। इधर विलियम वर्ड्सवर्थ जो सन 1770 ईस्वी में 7 अप्रैल को पैदा हुए थे, इनके पिताजी जॉन वर्ड्सवर्थ एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे, एक लीगल एडवाइज़र थे। तत्कालीन सर जेम्स लूथर जो 5वें बैरोनेट थे और प्रथम अर्ल ऑफ लॉन्सडेल जो प्रथम थे, उनका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। जॉन वर्ड्सवर्थ को 5 संतान थे, जिसमें दूसरे नंबर पर विलियम वर्ड्सवर्थ थे। प्रथम रिचर्ड वर्ड्सवर्थ जो पेशे से वकील बने, दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ जो महान रोमांटिक कवि बने, तीसरा डोरोथी वर्ड्सवर्थ वह भी लेखिका और पोएट थी। चौथा जॉन वर्ड्सवर्थ वह कैप्टन थे जहाज़ के और समुद्र में जहाज़ के साथ दुर्घटना में वह सन 1805 ईस्वी में मर गए। उनके जॉन वर्ड्सवर्थ के अंतिम पुत्र 5वें संतान जो क्रिस्टोफर वर्ड्सवर्थ थे, वह आगे चलकर बहुत बड़े विद्वान हुए और वह एक धार्मिक ज्ञाता भी बने। विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ाई बचपन में अपने गांव में ही हुआ और ख़ास करके उसकी माँ के द्वारा उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। उनकी इकलौती बहन जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी, उनका पूरा नाम डोरोथी मै एन वर्ड्सवर्थ थी। वह सन 1771 ईस्वी में 25 दिसंबर को पैदा हुई थी और 83 साल के उम्र में 25 जनवरी 1855 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। डोरोथी वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही रहती थी और वह भी एक पोएट थी, लेखिका थी, डायरिस्ट थी। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ को बेहद पसंद करते थे, बेहद लगाव था दोनों में और बहुत दिनों तक ये दोनों साथ रहे। कुछ विद्वानों का मानना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो द लूसी पोएम लिखा है, वो लूसी नामक लड़की शायद यही डोरोथी वर्ड्सवर्थ थी। विलियम वर्ड्सवर्थ जब 7 साल के थे तो उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी। कहा जाता है कि वह अपने दोस्त से मिलने इंग्लैंड गई हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की माँ वहाँ से लौटने के क्रम में उनका देहांत हो गया। ये मार्च 1778 ईस्वी की बात है। विलियम वर्ड्सवर्थ के माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेला हो गया था। उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए कि उसकी माँ ही उसे पढ़ाती थी, देखभाल करती थी और जो कुछ भी थी वह माँ ही थी। इसलिए कि उनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ हमेशा काम के सिलसिले में वह घर से बाहर ही रहा करते थे, बहुत कम समय अपने बच्चों को दे पाते थे। जब उसके माँ गुजर गई तो उसके पिताजी ने गांव के ही एक हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर इनका दाखला करा दिया विलियम वर्ड्सवर्थ का। अपना प्राइमरी एजुकेशन विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसी हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल में लिया जो लंकाशायर में स्थित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 13 साल की उम्र में 30 दिसंबर 1783 ईस्वी को उसके पिता भी इस दुनिया से अलविदा कह गए।
कहा जाता है कि बिजनेस के सिलसिले में उनके पिताजी दूर गए हुए थे। दूसरे शहर से जब वो घर लौट रहे थे, रात के अंधेरे में रास्ता भटक गए और पूरी रात उस कपकपाती ठंड की रात में वो बाहर ही, गांव से बाहर किसी जगह पर उनको बिताना पड़ा और उस ठंड के वजह से वो बीमार पड़ गए और 30 दिसंबर 1783 ईस्वी को, महज जब विलियम वर्ड्सवर्थ 13 साल का था, उनके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। बहुत दुख हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ को कि जब वो 7 साल के उम्र में थे तो उसकी माँ इस दुनिया से चली गई और जब वो 13 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर गए, गोया वह अनाथ हो गए। उनका ननिहाल, जो पास में ही एक जगह पेनेरिथ है, वहाँ पर ननिहाल था। ननिहाल अपने पिताजी के देहांत के बाद वो ननिहाल चले गए। वहाँ पर एक स्कूल है, एन ब्रिकेट स्कूल, उसमें उनका एडमिशन करा दिया गया। एन ब्रिकेट स्कूल थोड़ा सा प्राइमरी स्कूल से ऊंचा था, वहाँ पर हाई लेवल की पढ़ाई होती थी, इसलिए उसके नाना मामा उसको पेनेरिथ के एन ब्रिकेट स्कूल में दाखिला करा दिए और फिर अपनी पढ़ाई वहाँ पूरी की। सन 1787 ईस्वी में वह एक कवि के रूप में उभर गए। उनका पहला कृति, पहली नज़्म, पहली कविता सोनेट एक मैगजीन, द यूरोपियन मैगजीन में प्रकाशित हुआ। जैसे ही इस मैगजीन में इसका सोनेट प्रकाशित हुआ, इसके बाद यह एक स्थापित कवि के रूप में जाने जाने लगे विलियम वर्ड्सवर्थ। सन 1787 ईस्वी में ही ग्रेजुएशन करने के लिए ये सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज चले गए और वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया और सन 1791 में इन्होंने अपने बीए की डिग्री हासिल कर ली। कहा जाता है कि इसी दरमियान फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई थी सन 1789 ईस्वी में, और इस दौर में ये ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद ये फ्रांस घूमने के लिए चले गए। चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस क्रांति से बहुत लगाव रखते थे, इसलिए वह इस दरमियान फ्रांस घूमने के लिए चले गए। जब वह नवंबर 1791 ईस्वी में फ्रांस पहुँचे तो वहाँ पर एक फ्रेंच वुमेन एनेट वैलन से मुलाकात हुई। एनेट वैलन से मुलाकात होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ उनके करीब हो गए और कहा जाता है कि दोनों में काफ़ी लगाव हो गया और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रांस में बहुत कम दिन ही रह पाए। एक तो आर्थिक तंगी था, दूसरे ओर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ दिसंबर 1792 ईस्वी को वह पुनः इंग्लैंड वापस आ गए। इसी दरमियान जब वो वापस आए, फ्रांस से इंग्लैंड वापस आए, तो उनकी प्रेमिका एनेट वैलन ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम कैरोलिन, पूरा नाम एन्ने कैरोलिन वर्ड्सवर्थ था। मैरी हडसन जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपने ननिहाल के एन ब्रिकेट स्कूल में पढ़ रहे थे पेनेरिथ में, तो वहाँ पर इनका एक क्लासमेट मैरी हडसन नाम की एक लड़की थी जो इनकी दोस्त हुआ करती थी। बाद में 4 अक्टूबर 1802 ईस्वी को इसी लड़की मैरी हटचिंसन से इनकी शादी हुई और यह इनकी वाइफ बन गई, मैरी हटचिंसन। विलियम वर्ड्सवर्थ और मैरी हटचिंसन बहुत दिनों तक इंग्लैंड के इस घर में रहे। ये 1813 ईस्वी से लेकर 1850 यानी कि जब वह इस दुनिया से गुजर गए विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसी मकान में वह रहा करते थे। यह घर विलियम वर्ड्सवर्थ का जो इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। विलियम वर्ड्सवर्थ का यह कब्र आज भी मौजूद है
और लोग वहाँ पर देखने के लिए, उनको समझने के लिए आज भी जाया करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएट्री का जो फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ वह 1793 ईस्वी में पब्लिश्ड हुआ था। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक्चुअली नेचर से काफ़ी प्यार करते थे, प्रकृति से, और प्रकृति से प्यार करने के क्रम में ही वह कॉमन मैन के भी पोएट हो गए, एक आम आदमी के पोएट कहलाने लगे। फेफड़े की बीमारी की वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ का निधन 23 अप्रैल 1850 को हो गया। इससे पहले 1843 ईस्वी में इसे सरकारी कवि का दर्जा दिया गया था। सरकार के द्वारा इसे राष्ट्र कवि घोषित किया गया था और 1843 ईस्वी से लेकर मृत्यु के समय तक 23 अप्रैल 1850 ईस्वी तक ये लॉरेट कवि के रूप में रहे। विलियम वर्ड्सवर्थ जो फेमस हुआ वह उनकी किताब लिरिकल ब्लाड्स से हुआ। कहा जाता है कि सन 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात उनके एक दोस्त लेखक सैमुअल टेलर कॉलेरिज से हुआ। मुलाकात के क्रम में दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों ने एक योजना बनाई कि लिरिकल ब्लैड्स एक कविता पोएट्री में एक नया रूप देने के लिए, लिरिक्स डालने के लिए, राइम डालने के लिए दोनों ने मिलकर काम करना चाहा और दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर नए नए प्रयोग किए। उसी का परिणाम ये लिरिकल ब्लाड्स जो नाम से किताब पब्लिश हुआ, यह सबसे पहला एडिशन इनका 1798 ईस्वी में हुआ। सेकेंड पब्लिकेशन 1800 ईस्वी में हुआ। लिरिकल ब्लाड्स ये राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये कविता से शुरू होता है जो सैमुअल टेलर कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई नज़्म है, और यह ख़त्म टिंटर्न अब्बे नामक कविता से जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बारे में जो कुछ भी लिखा वो एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में संग्रह किया उन्होंने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 28 साल की उम्र में 1798 ईस्वी से पोएट्री लिखना शुरू किया और एक किताब की शक्ल में, लेकिन वह किताब का नाम नहीं दे पाया। वो लिखते लिखते सन 1850 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए। वो किताब अधूरी रह गई। उनके मरने के ठीक 3 महीने बाद उसकी पत्नी मैरी हचिनसन के द्वारा उस किताब को पब्लिश किया गया और उसका नाम द प्रेलूड रखा गया, जो उनका ये ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस पोएट्री के बारे में जानते हैं। द सॉलिटरी रीपर, इसके बारे में पढ़ते हैं। द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी का मतलब तन्हा, अकेला या अकेली, रीपर का मतलब फसल काटने वाला या फसल काटने वाली। इस तरह द सॉलिटरी रीपर जो हेडिंग है, इसका हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें तो अकेली कटनिया कह सकते हैं। अकेली कटनिया, द सॉलिटरी रीपर। ये पोएट्री विलियम वर्ड्सवर्थ ने सन 1803 से लेकर 1805 के बीच में इसको लिखा और ये पब्लिश हुआ सन 1807 ईस्वी में। पहला स्टंजा इसका यूँ है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाइलैंडलेस। कवि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ जब एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी लड़की, हाइलैंडलेस, एक पहाड़िन जो तन्हा खेत पर फसल काट रही थी, उसको देखा। देखने के बाद कवि बोलते हैं कि बिहोल्ड हर, उसे देखो, वो सिंगल, वो अकेली है, फील्ड पर, खेत पर, वो पहाड़ी लड़की, वो रिपिंग
एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो फसल को काट रही है, समेट रही है और गा रही है। स्टॉप हेयर, पोएट कहते हैं ठहरो, यहाँ रुक जाओ, धीरे से पास करो, जेंटली पास। स्टॉप हेयर और जेंटली पास, रुक जाओ, उसे डिस्टर्ब मत करो, उस लड़की को धीरे या तो धीरे से गुजर जाओ। जो साथ में चलने वाले थे उनसे मुखातिब होते हैं कवि और कहते हैं कि रुक जाओ, ठहरो, देखो एक अकेली लड़की, पहाड़ी लड़की जो काट रही है फसल, बांध रही है और गा रही है। Alone she cuts and binds the grain, अकेली वह फसल काट रही है और फसल को बांध रही है। And sings a melancholy strain, और ये एक बहुत दुख भरा, दर्द भरा सॉन्ग गा रही है। इसलिए ठहर जाओ, सुनो। Oh listen, for the well profound is overwhelming with the sound, कवि कह रहे हैं ओ लिसन, सुनो, देखो, ये घाटी उनकी आवाज़ से गूंज रही है, उनके गीत से ये पूरे घाटी किस तरह से गूंज रही है। थोड़ा ठहरो, रुको, देखो। तो कवि पहले स्टेंजा में वह जब गुजर रहे थे एक पहाड़ से, तो वो देखते हैं कवि कि एक लड़की अकेली फसल काट रही है और गा रही है। वो अपने अकेली काट भी रही है फसल को और कुछ गा रही है, जो बहुत दुख भरा गीत महसूस हो रहा था कवि को। इसके बाद कवि कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, कहता है कि कोई बुलबुल ऐसा चार्मिंग, ऐसा एट्रैक्टिव गीत नहीं गा सकता है, कोई थका हुआ बैंड्स, कोई स्वागत नोट्स नहीं पे कर सकता है। ओ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हॉन्ट, ट्रेवलर्स जो सैडी हॉन्ट्स है अरबियन सैंड्स में, एमंग अरबियन सैंड्स में जो सैडी हॉन्ट्स है, ठहरने का एक जगह जहाँ पर बुलबुल बहुत जादुई आवाज़ में गाता है, वो गाना बुलबुल का कहीं उससे बढ़कर इस लड़की का ये गाना है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड, ये आवाज़ इतनी प्यारी है, इतना रोमांचक है, थ्रिलिंग है, ये इससे पहले कभी नहीं सुना गया। कहते हैं शायर, पोएट कहते हैं कि हेब्रिड्स के जो दूर हेब्रिड्स के आइलैंड है, वहाँ पर जो कोयल गाती है उस सुनसान समंदर में, उससे भी प्यारा ये गीत, इसकी आवाज़ है। ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कक्कू बर्ड ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्देस्ट हेब्रिड्स। शायर कहते हैं कि यह आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ है कि बसंत ऋतु में जब कक्कू बर्ड, कोयल गाती है, समुद्र के खामोशियों को तोड़ते हुए उस दूर हेब्रिड्स जो स्कॉटलैंड के आइलैंड है, टापू है, जजीरा है, वहाँ पर जब ये कोयल गाती है और वह मीठी आवाज़ में गाती है कोयल, उससे भी कहीं ज़्यादा इस लड़की का यह गीत मुझे लग रहा है। और इस तरह के जादुई गीत इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, कवि कहते हैं कि कोई जानते हैं, कोई बता सकते हैं मुझे ये क्या गा रही है। कवि को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की क्या गा रही है फसल काटते हुए। परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद कि ये बहुत ही सैड सॉन्ग है, बहुत ही दुख भरे गीत हैं। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत पुराना है और
अनहैप्पी है, नाखुश उदास कर देने वाला विषय है इसके अंदर, या फिर कोई बहुत पहले सदियों पहले कोई युद्ध हुआ हो, लड़ाई हुई हो, उसके बारे में कुछ हो, शायद यही हो। लेकिन कवि को ठीक से मालूम नहीं होता है कि वह क्या गा रही है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it some more humbly? या तो यह एक साधारण सा गीत है, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, आज के कुछ विषय वस्तु है, सम नेचुरल सॉरो, यह कुछ प्रकृति का दुख है, लॉस है, या पेन है, दर्द है, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो कि हो रहा है वर्तमान में और आगे भी हो सकता है। कवि कहते हैं कि व्हाट एवर द थीम, जो भी इस गीत का विषय हो, इस गीत का जो भी विषय हो, ये लड़की द मैडन सेंग, ये लड़की जो गा रही है, जो इसका विषय जो कुछ भी हो, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ऐसा महसूस होता है कि इसके गीत का कोई अंत नहीं है, यह अंतहीन गीत है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे देखा गाते हुए उसके काम पर, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और कचिया को चलाते हुए मैंने उसे गाते हुए सुना। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं गतिहीन होकर रुक कर मैंने उसे बहुत देर तक सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जैसे ही मैं आगे पहाड़ के तरफ बढ़ा, पहाड़ पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई वोर, कहता है कि इस गीत का जो म्यूजिक है, आवाज़, वो मेरे दिल में बस गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, जो कि बहुत दिन तक रहने वाला है दिल में, वो दिल से बहुत दिनों तक नहीं जाने वाला है। इस तरह से कवि एक पहाड़ी लड़की के द्वारा गाए हुए गीत, जो बेहद खूबसूरत लगा, मनमोहक लगा कवि को, उन्होंने अपने पोएट्री में इस अंदाज से बयान किया है।